अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के पेपर में जो क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं वो ईएम वेव्स और वेव ऑप्टिक्स में से लिए गए थे। तो चलिए हम देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और हम कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमें बताना है कि इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, so regarding electromagnetic waves, so first statement, both electric and magnetic field vectors attain maximum and minima at same place and same time, ये तो सही है। दूसरा, the speed of the wave is E naught by B naught, ये भी सही, हम जानते हैं स्पीड होती है E naught by B naught। Third, both electric and magnetic field vectors are parallel to each other and perpendicular to the direction of wave propagation। ये सरासर गलत है, बिकॉज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर जो होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और वो होते हैं परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। सो तीसरा ही इसमें गलत है, जो कि हमारे हिसाब से अब सही आ रहा है। सो हम टिक मारेंगे थर्ड ऑप्शन को। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, the RMS value of electric field of light coming from sun is 720। the average total, हमें टोटल एनर्जी डेंसिटी बतानी है। हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होती है। तो अगर हम जानते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बट अगर हम टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं दैट विल बी डबल देन दैट ऑफ दैट, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी होगी मल्टीप्लाइड बाय 2, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड में भी उतनी ही एनर्जी डेंसिटी होती है जितनी की इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। सो मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 2 कैंसिल हो जाएगा। सो एनर्जी डेंसिटी जो आपकी आएगी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 into 10 to the power -12, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू लेना होता है, हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आरएमएस वैल्यू दिया गया है। सो हम सिंपली लिखेंगे इट इज √2 टाइम्स 720, ठीक है, √2 टाइम्स 720 का स्क्वायर। और जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, तो चौथा ऑप्शन जो है वो आपका सही आता है। सो 4.58 into 10⁻⁻6। नाउ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड, दो वेव्स आ रही हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम है, दो मोनोक्रोमैटिक सोर्सेस से, और हम इनको सुपर इंपोज करवा रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इफ इन फर्स्ट केस द फेज डिफरेंस इज 0, यानी पहले दो वेव्स आ रही हैं, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड बराबर है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सुपर इंपोज हो रहे हैं। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर पहली बार फेज डिफरेंस है 0 और दूसरी बार फेज डिफरेंस है π/2, तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द टू वेव्स क्या होगा, इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा। तो हम सिंपली जानते हैं इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, इट इज सिंपली 4I0 cos स्क्वायर π/2, ठीक है। तो पहली बार फेज डिफरेंस 0 दिया गया तो फाई के बदले हम 0 डाल देंगे, तो पहली इंटेंसिटी हमारी क्या आएगी, इट इज सिंपली 4I0 cos स्क्वायर। अब सिंपली अगर हम इसका वैल्यू डाल देंगे, सो फाई 0 cos 0 इज 1, यानी 4I0, तो पहली इंटेंसिटी आपकी आई 4I0 के बराबर। दूसरी बार फेज डिफरेंस है π/2, यानी फाई के बदले π/2 डालेंगे, π/2/2 हुआ π/4, सो दैट मींस इंटेंसिटी जो होगी दूसरी बार इंटेंसिटी क्या होगी, दैट विल बी 4I0 cos स्क्वायर π/4, ठीक है। सो cos π/4 ये 45 डिग्री होता है, cos 45 डिग्री इज 1/√2 का स्क्वायर। सो इंटेंसिटी I2 जो आपके आएगी दैट विल बी 4I0 1/√2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/2, यानी 4I0/2। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था इंटेंसिटीज का रेशियो निकालना है। नाउ I1/I2 जब हम निकालेंगे, I1/I2 दैट विल बी सिंपली 2, ठीक है। I1/I2 4I0 कैंसिल होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, सो दैट विल बी 2:1, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही ऑप्शन है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, Young's double slit experiment is carried out by using green light, red light and blue light। तीन तरह की लाइट्स हम यूज कर रहे हैं YDSC में, ठीक है, वन एट ए टाइम, यानी पहले हम दो स्लिट्स को इल्यूमिनेट कर रहे हैं एक कलर से, फिर दो स्लिट्स को इल्यूमिनेट कर रहे हैं दूसरे कलर से, फिर तीसरी बार तीसरे कलर से। अब हमने बताना फ्रिंज विड्थ किस कलर के लिए ज्यादा होगा। हम सिंपली जानते हैं फ्रिंज विड्थ जो हमारी होती है बीटा, that simply is equal to lambda d/d, यानी फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। सो जो ज्यादा वेवलेंथ होगी उसके लिए फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी। अब हम जानते हैं रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ब्लू की, उसके बाद उसके सबसे ज्यादा रेड की, फिर ग्रीन की, फिर ब्लू की, ठीक है, विब वगैरह आपने पढ़ा ही होगा। सो आई थिंक इट इज ऑप्शन नंबर 4 जो कि करेक्ट है। फ्रिंज विड्थ फॉर रेड कलर विल बी लार्ज एंड देन दैट ऑफ ग्रीन एंड देन दैट ऑफ ब्लू, ऑप्शन नंबर 4। नाउ fifth question, in an interference pattern n plus 4th blue bride band and nth red bride fringes are formed at same spot, यानी एक ही स्पॉट पे, अपनी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एक ही स्पॉट पे
ब्लू कलर का n+4 ब्राइट बैंड, n+4 ब्राइट बैंड ब्लू कलर का है, और nth रेड कलर का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट पे, यहाँ पे इन कलर्स के ब्राइट बैंड्स मैच हो रहे हैं। अब देखिए, अब दो कलर्स की वेवलेंथ दी गई है। इफ रेड एंड ब्लू, ये वाली जो है ना, ये वाली वेवलेंथ, ये किसकी है? ये रेड की है, और ये किसकी है? ब्लू की है। दिस इज वेवलेंथ फॉर ब्लू कलर, दिस इज वेवलेंथ फॉर द रेड कलर। हमें बताना है एन का वैल्यू क्या होगा। हम जानते हैं कि जब ओवरलैपिंग ऑफ मैक्सिमम का टॉपिक आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम सिंपली यूज करते हैं n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। सो सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। असल में ब्राइट बैंड की पोजीशन होती है ना n लैम्डा d बाई डी। अब जब दोनों के ब्राइट बैंड्स मीट हो रहे हैं, तो n1 लैम्डा 1 d बाई डी विल बी इक्वल टू n2 लैम्डा 2 d बाई डी, या n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। सो जब एक वेवलेंथ और दूसरी वेवलेंथ के ब्राइट बैंड्स कोइंसाइड हो रहे होंगे, हम सिंपली यूज कर सकते हैं n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, यानी लैम्डा 1 वेवलेंथ का nth ब्राइट बैंड n1th ब्राइट बैंड, और लैम्डा 2 वेवलेंथ का n2th ब्राइट बैंड एक ही जगह पे आ रहा है। अब देखिए, अब हम सिंपली करना है कि हमें n का वैल्यू निकालना। n1 का क्या दिया है ब्लू के लिए? n+4, ठीक है, n+4, और ब्लू कलर की ही वेवलेंथ आपको लेनी पड़ेगी, दैट इज 5200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। n2 आपका n दिया गया है, n दिया गया है, लैम्डा 2 आपका दिया गया है 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब जब हम इनको कैंसिलेशन कर लेंगे, दो जीरोस यहाँ पे कैंसिल होगी, 13 से कैंसिलेशन होगी, I think it will be 13 6s are, and it will be 13 4 3s are 12, 13 4s are. So can I simply say n+4 जो आपका आएगा, it will be n into 6 by 4. So 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 by 2 आया। So n+4 जो आपका आएगा, it will be 3n by 2, ठीक है। So 4 will be equal to 3n by 2 minus n. So 4 will be equal to 3n minus 2n, यानी n by 2। तो n का वैल्यू जो आपका आएगा 8 आएगा, है ना। सो इसका ये मतलब है कि ब्लू लाइट का 8+4 12th ब्राइट बैंड होगा, और रेड लाइट का nth यानी 8वां ब्राइट बैंड एक ही जगह पे बन रहे होंगे। Now, in the diffraction pattern of single slit aperture, the width of the central fringe compared to the width of the other fringes is, हम जानते हैं कि सेंट्रल ब्राइट बैंड जो सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है, उसकी विड्थ होती है डबल देन दैट ऑफ द फ्रिंज विड्थ। हम जानते होंगे बिकॉज़ उसकी विड्थ होती है 2 लैम्डा डी बाई डी, जबकि फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा डी बाई डी। So it is simply double. So fringe width is this width of central maxima is double the fringe width in diffraction. Now, a slit of width is illuminated by light. आपके पास एक slit है जिसको आप illuminate करते हो एक लाइट से, ठीक है। एक slit को आप illuminate करते हो किसी लाइट से। For red light lambda दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम। The first maxima, यानी ये diffraction, it is diffraction, it is not YDAC, it is diffraction. So diffraction के लिए हम जानते हैं कि maximas की position जो होती है, angular position of maximas, that is simply 2n plus 1 into lambda by d, ठीक है। This is a position for nth maxima in case of diffraction, ठीक है। अब देखिए, अब आपको एंगल दिया गया, या सिंपली अगर अब एंगल है 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे थीटा नहीं साइन थीटा लेते हैं फॉर लार्जर एंगल्स, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या नहीं, सिंपली से इट इज साइन ऑफ 30 डिग्री। अब कौन से फर्स्ट मैक्सिमा की बात हो रही है, तो n के बदले 1 डालेंगे, सो 2 + 1 यानी 3, तो इट इज 3 लैम्डा बाई डी, 3 लैम्डा बाई डी। सो साइन 30 का वैल्यू जो आपका आएगा, हमें निकालना है सिंपली, हमें विड्थ ए है ना, विड्थ ए को हो या डी को, एक ही बात है, यानी हमने डी का वैल्यू निकालना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डी, ठीक है। सो 2d, यहाँ पे सॉरी 2d है, 2n + 1 into lambda by 2d, इट इज द पोजीशन ऑफ द ब्राइट बैंड्स इन डिफ्रैक्शन। सो इट इज 2d। sin 30 का वैल्यू आपका 1/2 आएगा, इट इज 3 लैम्डा डिवाइड बाय 2d। 2 आपका कैंसिल हुआ, डी का वैल्यू आया 3 लैम्डा के बराबर। हमें यही दिया गया था, हमें यही निकालना था कि जो स्लिट है इसकी विड्थ क्या होगी। सो स्लिट की विड्थ आपकी आएगी 3 into व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। सो 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये बन जाएगा 18000 एंगस्ट्रॉम, 18000 एंगस्ट्रॉम। सो माइक्रोमीटर्स में दिया गया है, सो कैन आई से इट इज 3 जीरोस कट हो जाएंगे, ये बन जाएगा 18 into, यहाँ पे ऐसे हम थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज 18000 into 10 raised power -10 मीटर के बराबर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 18 into 10 raised power -7 मीटर, यानी 1.8 into 10 raised power -6 मीटर, यानी आपका आंसर आएगा
1.8 micrometer because 10 raised to power -6 is micrometer. So I think it is option number 4 जो कि correct है. Now question number 8. A monochromatic beam of light is used for formation of the fringe on the screen by illuminating two slits in the Young's double slit experiment. YDSC का यहाँ पे apparatus है, system है. When a thin film of mica is interposed in the path of one of the interfering beams, यानी ये वही चीजें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आपके पास दो स्लिट्स हैं, ये स्क्रीन है, यहाँ पे आपने एक माइका का शीट रख दिया एक स्लिट के सामने. तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होने वाला है. द फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज. देखिए हम जानते हैं कि माइका शीट डालने से, गिलास शीट डालने से फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क तो नहीं आती है. हाँ, फ्रिंज विड्थ तो वही रहती है, बट फ्रिंज ऊपर या नीचे चले जाते हैं. देयर इज शिफ्टिंग ऑफ द फ्रिंज बट फ्रिंज विड्थ रिमेन सेम. देखिए द फ्रिंज विड्थ इंक्रीज ये गलत है, द फ्रिंज विड्थ डिक्रीज ये भी गलत है. द फ्रिंज विड्थ रिमेन सेम बट द पैटर्न शिफ्ट्स. ऑब्वियसली पैटर्न ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाता है बाय एन अमाउंट इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू टी डी बाय डी. आपने पढ़ा होगा. सो दैट मींस तीसरा ऑप्शन इसका सही आएगा. फ्रिंज विड्थ सेम रहेगी बट पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा. Now question number 9. The Bridge-Torrs angle for an interface should be. Bridge-Torrs angle का रेंज क्या होगा. देखिए हम जानते हैं Bridge-Torrs एंगल का दूसरा नाम पोलराइजिंग एंगल भी है, और हम ये भी जानते हैं tan ऑफ IP जो होता है वो म्यू के बराबर होता है. ठीक है. अब सिंपल सी बात है, म्यू का वैल्यू हमेशा 1 होगा, है ना. अगर हम बात करेंगे म्यू का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा और म्यू का वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर या इन्फिनिटी से कम कम होगा. ठीक है. सो ये बात होगी. तो पता चला कि जब म्यू का वैल्यू 1 से, देखिए tan 45 होता है 1 के बराबर, है ना. सो म्यू का वैल्यू जब 1 से ज्यादा होगा तो IP का वैल्यू, पोलराइजिंग एंगल का वैल्यू 45 से ज्यादा होगा. और हम जानते हैं tan 90 होता है इन्फिनिटी के बराबर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी तक जा सकता है. सो पता चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा से ज्यादा 1 से ज्यादा और इन्फिनिटी से कम होगा, तो पोलराइजिंग एंगल जो आपका होगा वो फिर 45 से ज्यादा और 90 से कम कम होगा, यानी 45 और 90 के बीच में लाई करेगा. सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही है, बिकॉज म्यू का वैल्यू हमेशा tan 45 1 होता, म्यू का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस ही बात है IP पोलराइजिंग ये वाला एंगल जो है 45 से ज्यादा, बिकॉज tan 45 1 होता है, और म्यू इन्फिनिटी तक जा सकता है, और यानी tan 90 इन्फिनिटी होता है, यानी IP का वैल्यू 90 से थोड़ा कम होगा और 45 से थोड़ा ज्यादा होगा. The Bridge-Torrs angle for glass-air interfaces. देखिए पोलराइजिंग एंगल, Bridge-Torrs एंगल आपको दिया गया है, और if a ray of light going from ear to glass strikes an angle of 45 degree, यानी रे जो जा रही है ईयर से गिलास में जा रही है, ईयर से गिलास में जा रही है, कितने एंगल पे जा रही है, 45 डिग्री एंगल पे. तो हमें बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा. वी सिंपली हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो हमें सिंपली म्यू चाहिए, है ना, इस गिलास का म्यू, और हम वो पोलराइजिंग एंगल से निकालते हैं. तो हम सिंपली जानते हैं tan ऑफ IP म्यू के बराबर होता है, tan IP म्यू के बराबर होता है. अब पोलराइजिंग एंगल 50, यानी tan ऑफ 54.74 ये दिया गया है, कितना, √2, यानी म्यू आपका √2 है. बस हो गया खेल का. तो सो जब आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो सिंपली 1 into sin 45 विल बी इक्वल टू √2 into sin r. ठीक है. sin 45 इज 1/√2, √2 नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा sin ऑफ r, यानी sin ऑफ r आपका बन गया 1/2, यानी r आपका 30 डिग्री आ गया, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है दैट इज सिंपली 30 डिग्री. So it is option number 2 जो कि correct option. If the amplitude ratio of the two waves producing interference is 3:5, यानी amplitudes का ratio दिया गया 3:5, यानी A1/A2 आपको दिया गया है 3:5. आपको ratio of intensity of आपको maximum by minimum intensity चाहिए. You have to find Imax by Iminima. ठीक है ना. तो हम जानते हैं Imax by Iminima होता है Amax डिवाइड बाय ए मिनिमा का होल स्क्वायर. ये आपने पढ़ा हुआ होगा. इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, राइट. सो ए मैक्स होगा बराबर 3x + 5x यानी 8x, है ना. ए मैक्स होता है ना a1 + a2, सिंपल एडिशन के बराबर a1 + a2 यानी 3 + 5 या 3x + 5x. सो ए मैक्सिमम होगा बराबर 3x + 5x, ए मिनिमम होगा बराबर 3x - 5x. इस सारे का स्क्वायर लेना है. सो ये बन जाएगा 8x, ये बन जाएगा 2x, माइनस को छोड़ दो, माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा. सो 3x - 5 इज सिंपली 2x, x कैंसिल होगा, 2 इस सारे का स्क्वायर होगा. सो 2 1s are 2, 4s are 4, 4s are 16, यानी 16:1. सो 16:1 will be the ratio of
maximum and minimum intensity. Now moving on to question number 12. To observe the diffraction, the size of the obstacle. हम जानते हैं कि diffraction तब observe होता है, तब जाके diffraction अच्छा खासा देखने को मिलता है जब obstacle का size जो है that is comparable to the wavelength of the light. यूज की main criteria है diffraction के लिए, तब diffraction होगा या तब diffraction अच्छा दिखाई देगा when the size of the obstacle is comparable to the wavelength of the light used. So it is should be same order as that of wavelength, यानी पहला ही सही ऑप्शन. Question number 13. What is the angle of incidence on a material? When the angle of incidence on a material is 60 degree. Angle of incidence 60 degree दिया गया, ठीक है. Then the reflected light is completely polarized. The reflected light completely polarized है. इसका मतलब है कि ये polarizing angle होगा, है ना. It will be definitely polarizing angle IP. यानी आपको ये polarizing angle दिया गया है, IP is 60 degree. The velocity of the refracted ray inside the material is, material के अंदर light की velocity क्या होगी, है ना. तो हम simply जानते हैं tan of IP mu के बराबर होता है. हम simply refractive index निकालेंगे. Polarizing angle is 60 degree. So tan of 60 degree is simply mu. Tan 60 is √3. तो mu का वैल्यू आएगा √3 के बराबर. So this will be the refractive index of the medium. यानी जिस मीडियम में लाइट को जाना है, ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, √3. अब हमें बताना है कि रिफ्रैक्टेड लाइट जो मीडियम के अंदर चलेगी, यानी मीडियम के अंदर वाली ये वाली रिफ्रैक्टेड लाइट की आपने वेलोसिटी निकालनी है. तो हम जानते हैं वेलोसिटी जो होता है इट इज सिंपली c/μ. किसी भी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी होती है c/μ. सो c का वैल्यू 3 × 10⁸, म्यू का वैल्यू अभी भी आपने निकाला है √3. सो ऑप्शंस अगर देखेंगे तो रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा. तो सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3/√3 × 10⁸. आपको √3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा. ये बनेगा 3√3/3. सो 3 कैंसिल होगा, तो √3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड विल बी द वेलोसिटी इन द मीडियम. यानी √3 × 10⁸. ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है. 14. In Young's observatory experiment, the intensity at a point where power difference is λ/6 is I. यानी पावर डिफरेंस, सॉरी हाँ पावर डिफरेंस ही दिया, फेज डिफरेंस नहीं, पावर डिफरेंस दिया λ/6. तो वहां पे इंटेंसिटी I. अगर I0 है मैक्सिमम इंटेंसिटी, हमें I/I0 निकालना है. तो हम सिंपली जानते हैं, देखिए एक बात तो कंफर्म होगी आपकी, आपको दिया गया है पावर डिफरेंस. तो पावर डिफरेंस दिया गया है हाउ मच, λ/6. और हम जानते हैं कि फेज डिफरेंस जो होता है वो होता है बराबर 2π/λ × पावर डिफरेंस. व्हाट इज पावर डिफरेंस, λ/6. सो लैम्डा गया, आंसर आया π/4. सो फेज डिफरेंस आया π/4 फिलहाल के लिए. सो फेज डिफरेंस इज π/4, ठीक है. सो पावर डिफरेंस इज λ/6, लैम्डा बीइंग द वेवलेंथ. सो फेज डिफरेंस 2π/λ × लैम्डा गया, सो π/4. फेज डिफरेंस आया π/4. अब हम जानते हैं इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जो होता है इट इज Imax, यानी 4I0 जिसको हम नाम देते हैं. Imax cos square 5/2 है कि नहीं, cos square 5/2. तो इंटेंसिटी जो आपकी आएगी इट विल बी सिंपली, हमें I/I0 निकालना है. मैक्सिमम इंटेंसिटी को I0 वैल्यू दिया गया है. सो इट इज सिंपली cos square 5/2. 5 कितना है, π/4, यानी π/8 बन जाएगा. इट विल बी π/8, ठीक है. सो आंसर आपका जो आएगा इट इज I/I0 जो आएगा इट विल बी cos square π/8. π/8 आपका हो गया 180/8, ठीक है. सो 2 4s are 2 90s are 2 2s are 2 45s are, यानी 45/2. कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक है, देख लेते हैं. इन Young's observatory experiment, the intensity at a point where power difference is λ/6 is I. The I0, if I0 denotes the maximum intensity, हमें I/I0 निकालना है. सो पावर डिफरेंस आपको दिया है λ/6. सो फेज डिफरेंस आएगा, सॉरी यहाँ पे गलती हमने की है, पावर डिफरेंस इज λ/6, मैंने λ/8 लिखा. थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे होगी, ठीक है. इसको थोड़ा सा दुरुस्त कर लेते हैं, बस वैल्यू में थोड़ा सा एरर आया, ये ठीक कर लेते हैं. देखिए करना क्या है, पावर डिफरेंस आपको ये λ/6 लेना है, λ/8 हमने लिया था. देखिए सो पावर डिफरेंस इज λ/6 और फेज डिफरेंस जो आपका आएगा दैट विल बी सिंपली 2π/λ into power difference. What is power difference, λ/6. so लैम्डा गया, 2 1s are 2 3s are, so π/3. फेज डिफरेंस इज π/3, ठीक है. फेज डिफरेंस जब π/3 आएगा तो इंटेंसिटी की फॉर्मूला हम जानते हैं इट इज Imax cos square 5/2, ठीक है. सो इंटेंसिटी जो आएगी, हमें Imax को नाम दिया गया है I0, है ना. Imax को नाम दिया गया I0 जो कि असल में 4I0 होता है.
आई मैक्स 4 आई नॉट होता, बट आई मैक्स को नाम दिया गया है आई नॉट। तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर 5/2, 5 आपका आया π/3, सो π/3/2 हुआ π/6, यानी कॉस स्क्वायर π/6। सो आई बाई आई नॉट जो आपका आएगा इट विल बी सिंपली कॉस 180/6 यानी कॉस 30, cos 30 इज √3/2 यानी √3/2 का स्क्वायर। तो आपका आंसर जो आएगा ये बन जाएगा 3/4। सो इंटेंसिटीज का रेशियो है 3:4, ठीक है। सो 3/4 यानी इट इज ऑप्शन नंबर 3 जो कि सही है। 15 फ्रिंज विड्थ इन अ पर्टिकुलर YDS इज मेजर्ड टू बी बीटा, फ्रिंज विड्थ बीटा दिया गया और हम जानते हैं कि फ्रिंज विड्थ जो आपका होता है दैट इज सिंपली लैम्डा d/d के बराबर, ठीक है। व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ इज वेवलेंथ इज डबल्ड, वेवलेंथ को हम डबल कर रहे हैं, वेवलेंथ डबल हो रही है, ठीक है। तो बताइए नई फ्रिंज विड्थ क्या आएगी, वेवलेंथ 2 लैम्डा हो गया। अच्छा, और सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाल्फ, यानी d को हाफ किया जा रहा है, दो स्लिट्स का सेपरेशन हाफ किया जा रहा है। अच्छा, एंड सेपरेशन बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स इज ट्रिपल्ड, यानी स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में कैपिटल T को ट्रिपल किया जा रहा है। सो कैपिटल T इज मेड 3 टाइम्स d। सो 2 को ऊपर ले जाओ, ये क्या बन जाएगा, 2 2 4 4 3 12, यानी 12 लैम्डा d/d, यानी 12 टाइम्स होगी फ्रिंज विड्थ, पहली थी ना लैम्डा d/d, अब 12 टाइम्स होगी, यानी it will be 12 times beta, right? So question number 16, the maximum number of possible interference maximum for slit separation equal to twice the wavelength, यानी स्लिट सेपरेशन जो है, स्लिट्स के बीच में जो दूरी है दैट इज 2 times लैम्डा, ये दिया गया है। हमें बताना कि कितने मैक्सिमम ब्राइट बैंड्स बनेंगे, क्वेश्चन यही है। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम ब्राइट बैंड्स, और हम जानते हैं कि मैक्सिमम ब्राइट बैंड जो होते हैं उनकी एक छोटी सी फॉर्मूला है, d/λ ऊपर बनते हैं, d/λ नीचे ब्राइट बैंड्स बनते हैं और सेंटर वाला एक होता है, अगर आपने ये पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज अगर नहीं पढ़ा है तो हम जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पावर डिफरेंस होता है दैट इज d sin थीटा, है ना। सो d sin थीटा ब्राइट बैंड्स के लिए d sin थीटा होता है n लैम्डा के बराबर, है ना। सो अगर हम देखते हैं मैक्सिमम कितने ब्राइट बैंड्स बनेंगे तो थीटा का वैल्यू हम जानते हैं कि ये थीटा होता है। सो अगर हम चाहते हैं मैक्सिमम ब्राइट बैंड्स बने तो उसके लिए थीटा का वैल्यू 90 बनेगा। सो sin 90 इज 1, तो d जो आएगा इट विल बी इक्वल n लैम्डा, n आएगा बराबर d/λ, है ना। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि सेंटर के अबव मैक्सिमम ब्राइट बैंड्स कितने बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, d/λ। सो सेंटर के अबव मैक्सिमम ब्राइट बैंड्स बनते हैं d/λ, सेंटर के नीचे बनते हैं d/λ, और सेंटर वाला भी ब्राइट बैंड ही होता है यानी +1। So what is the maximum number of bright bands? Maximum number of bright bands जो होते हैं that is d/λ plus d/λ plus 1, ठीक है। तो कुछ लोग यूजुअली करते हैं गलती, वो लिखते हैं d/λ हुआ तो d/λ plus 1, जो सरासर गलत है। जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा उनको पता है कि तो इनको हम सम डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है, तो अलग अलग से करना पड़ता है। सो व्हाट इज d इक्वल टू, d आपको दिया गया 2 लैम्डा के बराबर, सो d के बदले आप लिखेंगे 2 λ/λ प्लस d के बदले 2 λ/λ प्लस आएगा 1, लैम्डा गया 2 + 2 + 4 इज +1 इज 5। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट बैंड्स विल बी 5। अब इस क्वेश्चन में आप 2d/λ कर सकते हो, बट हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि वहां पे गड़बड़ी हो जाती है फिर फ्रैक्शन वाले पार्ट में। तो चलिए इसको हम ज्यादा यहाँ पे छेड़ नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा तो कौन सा ऑप्शन सही था इसका, इट वाज 5, maximum number of bright bands is 5. Now two slits are separated by distance 0.5 mm, slit distance दी गई है 0.5 mm, ठीक है, and illuminated by a light of wavelength दिया गया है लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। If the screen is placed at 2 मीटर, यानी कैपिटल D आपको दिया गया 2.5 मीटर, the distance of third bright band from the center is, थर्ड ब्राइट बैंड की पोजीशन, और हम जानते हैं थर्ड ब्राइट बैंड की पोजीशन जो होती है n लैम्डा d/d यानी 3 लैम्डा d/d। दिस इज द पोजीशन ऑफ द ब्राइट बैंड्स इन केस ऑफ YDSE। सो अब बताइए वैल्यूज पुट करने, इट इज 3 लैम्डा का वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम यानी 6000 × 10⁻⁻10, कैपिटल D का वैल्यू दिया है 2.5 मीटर, स्मॉल d का वैल्यू आपको दिया गया है 0.5 mm, 0.5 mm, mm मीन्स 10⁻³ तो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, 3 जीरोस कट जाएंगे, 10⁻⁷ बनेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये +7 हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 3 × 6 × 2.5 डिवाइड बाई 0.5, ये बन जाएगा 3 जीरोस के 10⁻⁷, फिर ऊपर जाएगा यानी 10⁻⁴ आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 6 पॉइंट, या थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 2.5, ये हुआ ना 0.5 है ना 5/10, तो 10 ऊपर चला जाएगा, सो 5 10 ऊपर गया, ये बन जाएगा 10⁻³
सो 5 1 जार 5, 0.5 जार 6 into 0.5 is 3 है ना, 6 into 0.5 3 3 जार 9, यानी 9 into 10 raised power minus 3 meter will be your answer, यानी 9 mm, 9 mm is the correct answer। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने डाला था आपके पेपर में, कैलकुलेशन आपका पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए, बिकॉज नीट एग्जाम में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। नाउ 18, the interference pattern is obtained with two coherent sources of light, इंटेंसिटी रेशियो दिया गया n के बराबर। आपको बताना है कि इंटरफेरेंस पैटर्न में ये रेशियो किसके बराबर होगा। अब जिसने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा होगा उसको पता होगा कि ये फ्रिंज विजिबिलिटी होती है ना, और फ्रिंज विजिबिलिटी हम सिंपली जानते हैं, फ्रिंज विजिबिलिटी किसके बराबर होती है, फ्रिंज विजिबिलिटी होती है यही आई मैक्स माइनस आई मिनिमम डिवाइड बाई आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, है ना, पढ़ा होगा। और ये होता है बराबर 2 रूट बीटा बाई 1 प्लस बीटा, आपने अगर पढ़ा हुआ होगा या याद रखा होगा। सो बीटा इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, बट यहाँ पे रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एन दिया गया, तो सिंपली व्हाट विल बी योर आंसर 2 रूट एन डिवाइड बाई 1 प्लस एन। सो सेकंड ऑप्शन इसका सही आएगा। सो इट इज ऑप्शन नंबर सेकंड 2। सो ये याद रखिए, बड़ी पर्टिकुलर अच्छी इंपॉर्टेंट टर्म है, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम डिवाइड बाई आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, ये फ्रिंज विजिबिलिटी होती है। it is actually twice under root of I1 by I2 divided by 1 plus I1 by I2, है ना। सो ये चीज आपको याद रखना है। अब ये कर भी सकते हैं सॉल्व, लंबा चौड़ा टाइम आया होगा, बेटर है कि ये याद ही आप कर लीजिए, अदरवाइज ये हम सॉल्व करते हैं वैसे आई मैक्स का वैल्यू डालते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर, आई मिनिमम डालते हैं रूट I1 माइनस उसको 8-10 स्टेप्स लगेंगे। तो बेटर है कि ये चीज आपको याद ही होनी चाहिए कि फ्रिंज विजिबिलिटी होती है ट्वाइस रूट I1 by I2 डिवाइड बाय 1 प्लस I1 by I2, और ये I1 by I2 होता है इंटेंसिटीज का रेशियो। इसको बीटा भी आप नाम दे सकते हैं, एन भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। 19, spherical wavefronts emanating from a point source strike a plane reflecting surface, what will happen to these wavefronts immediately after the reflection। देखिए आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, तो यहां से लाइट निकल रही होगी, ऐसे लाइट ऐसे निकल रही होगी, ठीक है। तो वेव फ्रंट आपका ऐसा होगा, दिस विल बी योर वेव फ्रंट। अब यही लाइट गिरती है किसी प्लेन मिरर पे, क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट गिर रही है प्लेन मिरर पे, है ना। तो सिंपल सी बात है कि इमेज यहाँ कहीं बननी चाहिए, है ना। तो लाइट जो आ रही है वो आपको नहीं लगता वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही होगी, लाइट ऐसे आके ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो ये आपका जो है, मान लो यहाँ पे इमेज बन रही थी कहीं यहाँ मान लो यहाँ कहीं इमेज बन रही होगी। सो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आप जानते हैं बराबर होती है। सो अगर सोर्स यहाँ है, इन वेव फ्रंट्स का सोर्स यहाँ है, तो रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स हो गए, है ना, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स हो गए। तो इन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स का सोर्स यहाँ पे होगा। सो पता चला कि इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का साइज बराबर होगा, रेडियस दोनों का सेम होगा, बिकॉज ये प्लेन मिरर है, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज भी है। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स बस रिवर्स हुए होंगे, उनका कर्वेचर रिवर्स हुआ होगा, बट रेडियस उनका वही होगा। सो आई थिंक इट इज दे विल रिमेन स्फेरिकल with the same curvature but sign of curvature is reverse। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। ऑन द अदर हैंड अगर ये आपका स्फेरिकल मिरर होता, कन्वेक्स कनकेव होता, तो अकॉर्डिंगली फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह चेंज हो जाता। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इन यंग्स ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 2 mm अपार्ट, स्मॉल d आपको दिया गया है, एंड आर इल्यूमिनेटेड बाय फोटॉन्स ऑफ 2 वेवलेंथ्स। तो पहले हम ये वेवलेंथ यूज कर रहे हैं YDSC में, उसके बाद ये वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं। At what minimum distance from the common center bright fringe on the 2 meter, देखिए स्क्रीन डिस्टेंस भी दी गई है, from the slit will have a bright fringe from one interference pattern coincide with a bright fringe of other। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके पास 2 स्लिट्स हैं, ये स्क्रीन है, सब कुछ दिया गया है। पहले हम एक वेवलेंथ यूज करते हैं 12,000 एंगस्ट्रॉम, मान लो यहाँ पे 1200 एंगस्ट्रॉम का ब्राइट बैंड बन गया। अब हमें नहीं पता कौन सा ब्राइट बैंड बन गया, मान लो n1th ब्राइट बैंड बन गया जब आपने कौन सी लाइट यूज की, 12,000 एंगस्ट्रॉम की लाइट आपने जब यूज की, तो मान लो इस वेवलेंथ का यहाँ पे n1 ब्राइट बैंड बन गया। उसके बाद आपने क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा है कि अब हम दूसरा वेवलेंथ यूज कर रहे हैं यानी 10,000 एंगस्ट्रॉम, तो इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अब दूसरा ब्राइट बैंड बनता है किस किस वेवलेंथ का, 10,000 वेवलेंथ जो हम यूज कर रहे हैं। पहले दोनों स्लिट्स के लिए हमने 12,000 एंगस्ट्रॉम यूज की, फिर इन दोनों स्लिट्स के लिए 10,000 एंगस्ट्रॉम हमने यूज की। मान लो 10,000 एंगस्ट्रॉम का n2th ब्राइट बैंड यहाँ पे बन रहा है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है
from the slit will have a bright fringe from one interval pattern coincide with a bright band from the other. ठीक है, so in youngest of the slits when the slits are illuminated by 2 photons of wavelength is at what minimum, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, फ्रॉम द कॉमन सेंटर, यानी ये डिस्टेंस निकालनी है ना, ये किस डिस्टेंस पे 12,000 एंगस्ट्रॉम का ब्राइट बैंड और 10,000 एंगस्ट्रॉम का ब्राइट बैंड कॉइंसाइड हो, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम सिंपली यूज करेंगे n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। हम देखेंगे n1 12,000 एंगस्ट्रॉम का कौन सा ब्राइट बैंड है, फिर ब्राइट बैंड वाली फॉर्मूला हम यूज करेंगे, है ना। सो सिंपली ये आएगा n1, बताइए पहले कौन सी वेवलेंथ है 12,000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो दूसरे कलर का हमें नहीं पता कौन सा ब्राइट बैंड है, लेकिन लैम्डा 1 n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 10,000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये 3 जीरोस कट हो रहे हैं, सो n1 by n2 जो आपका आएगा वो आएगा 10/12 यानी 5/6। तो पता चला, क्या पता चला, 12,000 एंगस्ट्रॉम का 5वां ब्राइट बैंड और 10,000 एंगस्ट्रॉम का 6वां ब्राइट बैंड कोइंसाइड कर रहा है। तो अब हम इसी की बात करेंगे, इसके 5वें ब्राइट बैंड की। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ ब्राइट बैंड? Distance of fifth bright band will be 5 lambda d by d, because this is the formula for finding the position of the bright band. So distance of the fifth bright band from the center will be 5 lambda d by d. तो अब लेकिन मैं ये वाली वेवलेंथ के लिए लिख रहा हूँ, तो इसलिए मैंने 5 लिखा। तो यहाँ पे आएगा 5, what is lambda? It is 12,000 angstrom, यानी 12,000 multiplied by 10 raised power minus 10. Capital D is how much? 2 meter. Capital D आपका 2 meter दिया गया है। स्मॉल डी आपका 2 mm दिया गया है, यानी 2 × 10 raised power minus 3, 2 चला गया, तो ये बन जाएगा, 3 जीरोस खत्म हो जाएंगे, ये बन जाएगा 12 × 5, ठीक है। 3 जीरोस खत्म हुए, ये बन जाएगा 10 raised power minus 7, और ये ऊपर चला जाएगा, बनेगा 10 raised power 3, यानी ये बन जाएगा 60, है ना। 60 × 10 raised power minus 4, तो 1 जीरो कट हो जाएगा, यानी 6 × 10 raised power minus 3 मीटर, यानी दिस पोजीशन विल बी 6 mm के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर 4 था आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। आपका क्वेश्चन सिंपली पूछ रहा था कि पहले हम दो स्लिट्स को एलिमिनेट करते हैं एक वेवलेंथ से, तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई बैंड बन गया ब्राइट बैंड, अब इन्हीं स्लिट्स को हम एलिमिनेट करते हैं दूसरी वेवलेंथ से, सो उसी पोजीशन पे दूसरी वेवलेंथ का ब्राइट बैंड बन गया, आपको बतानी वो पोजीशन क्या है, ठीक है। वो क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व किया। Question number 21. The ratio of resolving power of an optical microscope for two wavelengths is this and this is asked question है, पूछा गया है नीट एग्जाम में। हम जानते हैं कि रिजॉल्विंग पावर जो आपका होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये आप जानते होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी Rp1 डिवाइड बाय Rp2 जो आपका आएगा दैट विल बी लैम्डा 2 by लैम्डा 1। नाउ व्हाट इज लैम्डा 2? लैम्डा 2 इज 6000 एंगस्ट्रॉम एंड व्हाट इज लैम्डा 1? इट इज 4000 एंगस्ट्रॉम। सो 0 0 गया, आपका आंसर आया 3:2, यानी which option is correct? Option number 2 is correct. 22. An EM wave is propagating in a medium with velocity vi cap. एक EM वेव जा रही है और इसकी वेलोसिटी है vi cap, यानी x डायरेक्शन में जा रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन जो है ना वो x डायरेक्शन में जा रही है, वेव जा रही है x डायरेक्शन में, चलिए ठीक है। The instantaneous oscillating electric field is along y axis, यहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, y axis के along इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड along y axis, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज along x axis। हमें बताना है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। हम जानते हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर एक वेक्टर होता है जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमें बताती है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में जाती है, दैट इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ E क्रॉस B, है ना। सो डायरेक्शन ऑफ EM वेव इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ E एंड B। अब देखिए डायरेक्शन इधर है, वेव इधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, बिकॉज ये अगर E है ये B है, E क्रॉस B हुआ ना इधर, सो ये E ये B, E क्रॉस B हुआ इधर, सो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा, यानी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। सो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही आंसर। 23. A plane electromagnetic wave of frequency this travels in free space along x direction, फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है x डायरेक्शन में जा रही है। At a particular point in the space and time, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको दिया गया है, और j कैप यानी y डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है, तो EY आपको दिया गया 6.3। आपको बताना इस जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी। हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है बराबर E/B के बराबर, आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड होगा E/B के बराबर, E/C के बराबर। ये RMS वैल्यू दिया है तो हम मैग्नेटिक फील्ड का भी RMS वैल्यू ही निकालेंगे, सो E/B।
सो ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना है 6.3, सो इसका वैल्यू है 6.3. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. सो 3 2s are 6 2.1 यानी 2.1 into 10 raised power -8 टेस्ला will be the magnetic field. 2.1 into 10 raised power. अभी किस डायरेक्शन में होगा, फिर से वही कहानी है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी किस डायरेक्शन में होगा, z डायरेक्शन में होगा, बिकॉज E ऊपर है, B बाहर है, E क्रॉस भी इधर की ओर होगा. सो इट इज 2.1 10 raised power -8 into k कैप, बिकॉज इसकी डायरेक्शन z के अलोंग होगी. चलिए क्वेश्चन नंबर 24. The total energy density of electromagnetic wave in vacuum is given. Total energy density किसके बराबर होती है, हम जानते हैं कि एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड में भी होती है. सो एनर्जी डेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो एनर्जी डेंसिटी होती है दैट इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा. और मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होती है दैट इज बी स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू नॉट के बराबर. ठीक है, तो आई थिंक इट इज ऑप्शन नंबर 4 जो कि करेक्ट है, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू नॉट. So option number 4 is correct. Now 25. The magnetic field in a plane electromagnetic wave. Magnetic field दिया गया है, हमें बताना वेवलेंथ क्या होगी. तो देखिए सबसे पहली चीज अगर हम देखेंगे यहाँ पे it is b naught sin omega t plus kx. ये k है, एंगुलर वेव नंबर k. सो k आपको दिया गया है पाई इंटू 10 raised power 3 है ना, ये kx होता है. सो के आपको दिया, अब जानते हैं के होता है बराबर को 2 पाई बाय लैम्डा. सो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू इज इक्वल टू पाई इंटू 10 रेज पावर 3. पाई पाई चला गया, लैम्डा का वैल्यू आया 2 बाई 10 रेज पावर 3. सो यानी 2 इंटू 10 रेज पावर -3 मीटर. ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही ऑप्शन. 26. द क्रिटिकल एंगल फॉर ए सर्टेन मीडियम इज sin इनवर्स 3/5. हमें पोलराइजिंग एंगल निकालना है. तो हम जानते हैं क्रिटिकल एंगल जो होता है सिंपली इसकी फॉर्मूला जो है साइन सी होता है 1 बाई म्यू के बराबर. ठीक है, सो साइन व्हाट इज क्रिटिकल एंगल गिवन, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 और ये दिया गया 1 बाई म्यू के बराबर है ना. सो साइन साइन इनवर्स खत्म हो गया, 3/5 आया 1 बाई म्यू, तो म्यू आएगा 5/3 के बराबर. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 5/3. अब आप ही बताइए पोलराइजिंग एंगल की फॉर्मूला भी आप जानते हैं, tan IP इज इक्वल टू म्यू. सो कैन आई से tan ऑफ IP म्यू के बराबर है. अब म्यू कितना है 5/3. सो tan IP जो आपका आएगा दिस इज 5/3 और IP जो पोलराइजिंग एंगल आएगा दैट इज सिंपली tan इनवर्स 5/3 के बराबर. सो पोलराइजिंग एंगल इज tan इनवर्स 5/3. ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि करेक्ट है. 27. In Young's-Lomsted experiment using monochromatic light of wavelength lambda, यानी जब आप वेवलेंथ यूज कर रहे हैं लैम्डा, इंटेंसिटी है m. जब आप वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ लैम्डा यूज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इंटेंसिटी है m. अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटेंसिटी क्या होगी अगर आप λ/3 यूज करोगे वेवलेंथ. तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, पहले बताइए आप पार डिफरेंस अगर लैम्डा है तो देखिए पार डिफरेंस पहली बार दिया गया है, पार डिफरेंस दिया गया है लैम्डा. तो बताइए फेज डिफरेंस क्या आएगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा है ना, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार डिफरेंस दैट इज फेज डिफरेंस. सो लैम्डा लैम्डा गया, फेज डिफरेंस आपका 2 पाई आ गया. ठीक है, फेज डिफरेंस इज 2 पाई. तो पहली बार निकालते हैं, पहले इंटेंसिटी क्या होगी, जब पार डिफरेंस है लैम्डा, फेज डिफरेंस है 2 पाई, तो इंटेंसिटी जो आपकी जो आएगी दैट विल बी 4I0 cos स्क्वायर 5/2. cos स्क्वायर 2 पाई बाई 2, 5/2, 2 पाई बाई 2 यानी cos स्क्वायर पाई. cos पाई इज -1 का स्क्वायर हुआ +1 यानी 4I0. सो इंटेंसिटी होगी 4I0. ये वैसे करने की भी जरूरत भी नहीं होती, हम जानते हैं कि जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा होता है वहां ब्राइट बैंड बनता है और ब्राइट बैंड पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है 4I0 के बराबर. अब दूसरी बार कितना पार्ट डिफरेंस λ/3. अब फिर से ऐसे ही चलेंगे, देखेंगे क्या होगा. अगली बार पार्ट डिफरेंस है आपका λ/3, तो फेज डिफरेंस आएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार डिफरेंस इज λ/3. लैम्डा लैम्डा गया, फेज डिफरेंस आपका आया 2 पाई बाई 3 के बराबर. अब जब अगली बार फेज डिफरेंस है 2 पाई बाई 3 तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी I डैश दैट विल बी, और इसको नाम दिया गया था m है ना. अब पहली बार इंटेंसिटी उसको नाम दिया गया था m. सो इंटेंसिटी आएगी 4I0 cos स्क्वायर π/2, cos स्क्वायर π/2, 5/2, 5 के बदले ये डिवाइड बाई 2, 2 जाएगा तो ये बनेगा cos स्क्वायर π/3. तो आपका आंसर जो आएगा इट इज 4 नॉट cos 60 is 1/2 का स्क्वायर. ठीक है, तो आंसर जो आएगा
इट इज 4I0 इंटू 1/4। 4I0 का नाम ऑलरेडी क्या था, m, सो m/4, सो इंटेंसिटी जो आपकी बार आएगी दैट विल बी m/4। सो इट इज ऑप्शन नंबर सेकंड जो करेक्ट है। नाउ 28, light from sodium lamp is made to pass through two polarities placed one after the other in the path of light। आपके पास दो पोलराइड्स आपने रखे हैं, ठीक है, किसी सोर्स से लाइट निकल रही है मोनोक्रोमेटिक। सो यहाँ पे आपने एक पोलराइड रखा हुआ है, ठीक है। टेकिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी इसकी इंटेंसिटी अगर आप 100% ले रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी 100% ले रहे हैं, यानी इसकी इंटेंसिटी 100%। आप बता सकते हैं पहले पोलराइजर के आउटपुट इंटेंसिटी क्या होगी, हाफ भी होगी। आप जानते होंगे जब एक अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है किसी पोलराइड पे तो इंटेंसिटी डायरेक्टली हाफ हो जाती है, यानी 100 का हाफ हुआ 50%, ठीक है। अब इसके बाद अगला पोलराइजर आपने रखा हुआ है, ठीक, और एक पोलराइजर, दो पोलराइजर्स आपने रखे हुए हैं, या एक एनालाइजर है आपका। तो ये वाला पोलराइड जो आपका, ये वाला पोलराइड, अब बताइए यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी। सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी थी, 100 का हाफ हुआ 50। अब जब आप इसको घुमाओगे, देखिए ये ऑलरेडी पोलराइज्ड लाइट है, ये ऑलरेडी पोलराइज्ड, सो जब आप इसको घुमाओगे तो ऑब्वियसली इसकी इंटेंसिटी चेंज होगी। अगर इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस और इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में 0 एंगल होगा तो ये लाइट बराबर यहाँ ट्रांसमिट होगी, यानी 50%, है ना। अगर इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस और इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस सीध में होगी तो फाई होगा 0। और हम लॉ ऑफ मैलस जानते हैं कि इंटेंसिटी एट द आउटपुट ऑफ द एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर फाई, है कि नहीं। वो डिपेंड करता है एंगल पे। सो अगर इनके बीच में अगर एंगल 0 होगा तो बराबर यही यहाँ पे ट्रांसमिट होगी। बट अगर एंगल 90 होगा तो इसका 0% यहाँ चला आएगा, कुछ इंटेंसिटी पास नहीं होगी एज पर लॉ ऑफ मैलस। सो अब बताइए यहाँ पे इंटेंसिटी क्या क्या हो सकती है, या तो ये बराबर 50 होगा या तो 0 होगा, 50 और 0, ठीक है। सो कैन आई सिंपली से इट इज 0 to 50%। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही ऑप्शन है, यहाँ इंटेंसिटी होगी 0 to 50%। Point 29, when interference of light takes place, energy is created in the region of maximum intensity, energy is destroyed in the region of maximum intensity, conservation of energy hold is good and energy is redistributed। सही बात है, जो आपका YDSC है वहां पे एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना। जहां पे डार्क बैंड बनेगा, ब्राइट बैंड में इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, एनर्जी ज्यादा होती है, डार्क बैंड की एनर्जी कम हो जाती है, बेसिकली एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। सो आई थिंक इट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि सही है। देखिए, टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 एंड S2 आर एट एन इक्वल डिस्टेंस लैम्डा फ्रॉम द सेंटर ऑन इट्स प्लेन। देखिए यहां से सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस है लैम्डा, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस है लैम्डा, तो टोटल डिस्टेंस होगी 2 लैम्डा। इन दो सोर्सेज के बीच में टोटल डिस्टेंस होगी 2 लैम्डा। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड देन द नंबर ऑफ मैक्सिमास ऑब्जर्व्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कल इज। एक कंप्लीट रोटेशन में कितने मैक्सिमास आपको दिखाई देंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, मुझे एक बात आप बताइए, ये सोर्स जब लाइट इधर आएगी और लाइट इधर आएगी, व्हाट इज द पावर डिफरेंस, 0, है ना। इधर पावर डिफरेंस होगा 0। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब पावर डिफरेंस 0 होगा तो ब्राइट बैंड बनेगा, तो यहाँ पे ब्राइट बैंड को बनना है। अच्छा अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना होगा पावर डिफरेंस। देखिए एक डिस्टेंस आपको ये वाली लेनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस होगी, मान लो ये डिस्टेंस है x, यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल डिस्टेंस होगी 2 लैम्डा प्लस x, ये डिस्टेंस है x। तो इनके बीच में पावर डिफरेंस क्या होगा, इसकी वेव और इसकी वेव के बीच में पावर डिफरेंस कितना होगा, 2 लैम्डा प्लस x माइनस x, यानी 2 लैम्डा। सो इस पॉइंट पे पूरा पावर डिफरेंस होगा 2 लैम्डा। तो बताइए कौन सा ब्राइट बनेगा, ब्राइट बैंड, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर डिफरेंस होगा, पावर डिफरेंस ब्राइट बैंड्स के लिए लैम्डा 0, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा n लैम्डा। सो यहाँ पे पावर डिफरेंस है 0, यहाँ पे पावर डिफरेंस है 2 लैम्डा, तो डेफिनेट सी बात है बीच में कहीं पावर डिफरेंस में लैम्डा होगा, है ना। सो दैट मींस यहाँ पे भी ब्राइट बैंड बनेगा, यहाँ पे भी ब्राइट बैंड बनेगा, यहाँ पे भी ब्राइट बैंड बनेगा, है ना। यहाँ पे मैक्सिमम पावर डिफरेंस होगा, तो बीच में कहीं ना कहीं कोई पोजीशन ऐसी होगी जहाँ पे पावर डिफरेंस पे लैम्डा होगा, ठीक। सो पावर डिफरेंस इज 0, पावर डिफरेंस इज 2 लैम्डा, तो यहाँ भी ब्राइट बैंड, यहाँ भी ब्राइट बैंड, यहाँ भी ब्राइट बैंड। सो कितने बन गए, 3। इसी तरह से यहाँ भी ब्राइट बैंड बनेगा, यहाँ भी ब्राइट बैंड बनेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो काउंट कर लीजिए कितने ब्राइट बैंड्स बनते हैं एक कंप्लीट रोटेशन में। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So maximum number of bright bands will be 8. 8 bright bands observed होंगे. Now, to demonstrate the phenomena of interference, we require two sources which can emit radiations of. Option number 4 सही है. Same frequency and having different phase relationship. यानी दो sources जो होने चाहिए वो coherent होनी चाहिए, और भी चीजें हैं, यानी वो सेम फ्रीक्वेंसीज इमिट करनी चाहिए, उनके बीच में पावर डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो कांस्टेंट यानी फिक्स्ड होना चाहिए। सो फोर्थ ऑप्शन ही सही है। 32, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज लार्ज अपर्चर टू
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का एपर्चर क्यों बड़ा होता है? ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट हम कैटर कर सके और रिजॉल्विंग पावर भी अच्छा हो, बिकॉज हम जानते हैं रिजॉल्विंग पावर जो होता है दैट इज d by 1.22 लैम्डा के बराबर फॉर ए टेलीस्कोप। सो जितना ज्यादा एपर्चर होगा रिजोल्यूशन ज्यादा होगा, रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा, ठीक है। सो टू हैव हाई रेजोल्यूशन। 33 on introducing a thin film in the path of one of the two interfering beams। देखिए आपके पास YDSE की बात हो रही है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक छोटा सा ग्लास स्लैब डाला है, एक थिन फिल्म डाली है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। क्वेश्चन कह रहा है कि द थिकनेस ऑफ द फिल्म इज, थिकनेस क्या होनी चाहिए? सेंट्रल फ्रिंज जो है, देखिए क्वेश्चन में मेंशन है कि सेंट्रल फ्रिंज विल शिफ्ट बाय 1 फ्रिंज विड्थ। शिफ्ट ऑफ सेंट्रल फ्रिंज इक्वल टू 1 फ्रिंज विड्थ। हम जानते हैं कि जब आप बीच में एक ग्लास स्लैब डालते हैं तो शिफ्ट जो होता है, आपने पढ़ा हुआ होगा, शिफ्ट होता है बराबर म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी। दिस इज शिफ्ट प्रोड्यूस्ड व्हेन वी प्लेस ए ग्लास स्लैब डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स। तो शिफ्ट हर एक ब्राइट बैंड इतना शिफ्ट होता है, तो सेंटर वाला भी इतना ही शिफ्ट हुआ होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल ब्राइट बैंड कितना शिफ्ट हुआ है? 1 फ्रिंज विड्थ के बराबर, यानी लैम्डा डी बाई डी के बराबर। बस क्वेश्चन खत्म होगा, हमें थिकनेस निकालनी है ग्लास स्लैब की। तो डी बाई डी आपका कैंसिल हो गया, तो स्लैब की थिकनेस जो होगी दैट इज लैम्डा बाई म्यू माइनस 1। सो थिकनेस विल बी इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा लैम्डा ही रखना है। म्यू का वैल्यू कितना? 1.5 माइनस 1, तो आपका आंसर आएगा लैम्डा बाई 0.5 यानी 2 लैम्डा के बराबर आपका आंसर आ गया, है ना। 5/10, 0.5 इज 5/10, सो इट इज 2 लैम्डा, ऑप्शन नंबर 3। 34 if the two slits in Young's double slit experiment are of unequal width, अगर slits की width अलग अलग है, slits unequal width के है ना, so slits एक की width ज्यादा है दूसरे की width कम है, तो क्या होना है? देखिए एक बात तो कंफर्म है, स्लिट विड्थ डिसाइड करता है इंटेंसिटी, है ना। अगर हम ध्यान रखेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, है ना, और मिनिमम इंटेंसिटी जो होती है दैट इज रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये तो हम जानते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। अगर स्लिट्स की विड्थ बराबर होगी, ये याद रखना, अगर स्लिट्स की विड्थ बराबर होगी तो इंटेंसिटी जो आ रही है वेव्स की वो भी बराबर होगी। तो जब I1 और I2 बराबर होंगे तो मिनिमम इंटेंसिटी 0 आएगी, यानी डार्क बैंड कंप्लीटली डार्क होगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर स्लिट्स की विड्थ अलग अलग होगी तो इंटेंसिटीज भी अलग अलग होंगी। जब इंटेंसिटीज अलग अलग होंगी तो मिनिमम इंटेंसिटी 0 नहीं बन सकती, यानी डार्क बैंड कंप्लीटली डार्क नहीं होगा। तो बस यही है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 सही है। द डार्क फ्रिंज आर नॉट परफेक्टली डार्क, परफेक्टली डार्क नहीं होंगे बिकॉज मिनिमम इंटेंसिटी तो 0 नहीं बनेगी, ठीक है। In Young's double slit experiment, interference pattern disappears when one of the slits is closed। सही बात है, जब एक स्लिट क्लोज करोगे तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। अच्छा, ये तो सही है। रीजन, द इंटरफेरेंस ऑकर ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज। जरूरी बात है, इंटरफेरेंस तब होगा जब दो वेव्स का मिलाप होगा, सुपरपोजिशन होगा। जब आप एक स्लिट क्लोज करोगे तो वहां पे कोई इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज आप एक ही सोर्स है। तो assertion भी सही है, रीजन भी सही है। So both assertion and reason are the correct, and reason is the correct explanation for the assertion. 36. In Young's double slit experiment, the intensity at a point is 1/4 of the maximum intensity. Angular position of this point is, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी जो है, हम जानते हैं इंटेंसिटी होता है बराबर Imax इंटू कॉस स्क्वायर 5/2, है ना। Imax के बदले 4I0 भी लिखते हैं। तो इंटेंसिटी दिया गया है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी इज 1/4 ऑफ Imax, इंटेंसिटी इज 1/4 ऑफ Imax। तो यहां पे क्या आएगा? इट इज Imax इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। Imax कैंसिल, हम निकालेंगे फेज डिफरेंस, फिर पार्ट डिफरेंस, फिर निकालेंगे पोजीशन क्या होगी इस पॉइंट की। सो स्क्वायर इधर जाएगा, रूट बनेगा, 1/4 का रूट हुआ 1/2, ये आएगा cos 5/2, है ना। तो यहाँ पे 1/2 हुआ cos 60 यानी cos π/3, तो पता चला कि π/3 होगा बराबर 5/2, है ना। सो 2π/3, सो फेज डिफरेंस आया 2π/3। सो उस जगह दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है 2π/3। अब हम जानते हैं कि फेज डिफरेंस जो होता है इट इज 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस, है ना। तो हम पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, फेज डिफरेंस दिया है 2π/3 is equal to 2π/λ into पार्ट डिफरेंस, ठीक है। 2π कैंसिल, तो पार्ट डिफरेंस आपका आया λ/3, यानी उस जगह पार्ट डिफरेंस है λ/3। अब हमें बताना है कि उस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी,
और हम जानते हैं कि पाथ डिफरेंस खुद जो होता है ये होता है डी साइन थीटा, है ना, दो वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस है डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 3। तो बताइए क्या आएगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, इट इज लैम्डा बाई 3d। तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, साइन इनवर्स लैम्डा बाई 3d के बराबर। सो साइन इनवर्स लैम्डा बाई 3d, इट इज ऑप्शन नंबर 3 जो कि करेक्ट ऑप्शन है ना, बड़ा सिंपल है। 37 रेड लाइट इज जनरली यूज्ड टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम सिंगल स्लिट। रेड लाइट हम जनरली यूज करते हैं। if blue light is used instead of red light then diffraction pattern को क्या होगा, हम जानते हैं कि फ्रिंज विड्थ जो होती है डिफ्रैक्शन पैटर्न में, फ्रिंज विड्थ या विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, फ्रिंज विड्थ जो आपकी होती है, जो फ्रिंज विड्थ होती है दैट इज लैम्डा डी बाई डी, है ना। तो जब आप ब्लू लाइट यूज करो यानी लैम्डा कम कर रहे हो, वेवलेंथ कम कर रहे हो, तो फ्रिंज विड्थ कम होगी यानी फ्रिंज नजदीक आ जाएंगी यानी कंट्रैक्शन हो जाएगा, यानी the diffraction pattern will contract. Option number 2 is the correct option. 38 in Young's slit experiment the distance between S1 and S2 is d, S1 और slit distance है d and distance between the screen and distance is capital D, है ना। YDSE में दो स्लिट्स के बीच में दूरी है स्मॉल d और स्क्रीन डिस्टेंस है d, है ना। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है then first missing wavelength in the screen in front of S1 is, अगर ये S1 है ये S2 है, हमें बताना है डायरेक्टली S1 के फ्रंट में, S1 के फ्रंट में यहां पे आपको मिसिंग वेवलेंथ निकालनी है। अब कोई सोच होगा सर ये मिसिंग वेवलेंथ क्या है, मिसिंग वेवलेंथ वो वेवलेंथ होती है जो डार्क बैंड वहां पे बनाए, यानी आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी वेवलेंथ डार्क बैंड बनाएगी, ठीक है। अब सबसे पहली बात अगर हम सेंटर लेंगे, इसका सेंटर ये है तो ये दूरी होगी d/2, है ना, तो ये दूरी होगी d/2। अब मुझे बताएं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डार्क बैंड्स, ये सेंटर है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डार्क बैंड्स फ्रॉम द सेंटर, हम जानते हैं डार्क बैंड्स की पोजीशन होती है 2n-1 इनटू लैम्डा d/2d के बराबर। दिस इज द पोजीशन ऑफ डार्क बैंड्स। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी मिसिंग वेवलेंथ, यानी हमें वेवलेंथ निकालनी है एक ऐसी वेवलेंथ जो डायरेक्टली यहाँ पे डार्क बैंड बनाए, ये कितनी दूरी है d/2, यानी y के बदले आप d/2 डालेंगे, है ना। सो d/2 दूरी पे यानी y के बदले d/2 आप डालेंगे, इट इज 2n-1 इनटू लैम्डा d/2d के बराबर। सो 2 आपका कैंसिल हुआ, आपको लैम्डा ही निकालना था, ठीक है, आपको लैम्डा ही निकालना, तो लैम्डा क्या आएगा, d इंटू डी इज डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2n-1 इनटू d, दिस विल बी द लैम्डा। सर ये क्या चीज हुई, ये वो वेवलेंथ्स है, इनको मिसिंग वेवलेंथ्स कहते हैं, ये वो वेवलेंथ्स है जो यहाँ पे डार्क बैंड बनाए। सो जब भी आपको किसी, ये बात याद रखिए, जब भी आपको किसी पर्टिकुलर स्क्रीन पे किसी पर्टिकुलर जगह पे आपको मिसिंग वेवलेंथ निकालनी है, आपको बेसिकली लैम्डा का वैल्यू निकालना, आप क्या करेंगे, आप डार्क बैंड वाली फॉर्मूला यूज करेंगे और वो पोजीशन आपको दी हुई होगी सेंटर से कितनी दूर है, यानी आपका y का वैल्यू दिया हुआ होगा, ये दूरी भी दी हुई होगी, वहां से आपको जो लैम्डा मिलेंगे या लैम्डा के वैल्यूज मिलेंगे वो मिसिंग वेवलेंथ कहलाएंगी, यानी उस पॉइंट पे वो वेवलेंथ डार्क बैंड्स बना रहे हैं। अब देखिए, अब आप एक ही मिसिंग वेवलेंथ नहीं बहुत सारी मिसिंग वेवलेंथ निकाल सकते हैं, आपको n का वैल्यू डालते जाना है, लेकिन आपको क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट मिसिंग वेवलेंथ निकालनी है, तो n के बदले 1 डालो तो क्या आएगा, इट विल बी लैम्डा 1 क्या आएगा, इट विल बी d स्क्वायर बाई 2-1 यानी d स्क्वायर बाई d। सो दिस विल बी द फर्स्ट मिसिंग वेवलेंथ d स्क्वायर बाई d। अगर आपको और भी वेवलेंथ्स निकालनी इस जगह पे और कौन कौन सी वेवलेंथ डार्क बैंड बनाएगी, तो n के वैल्यूज आपको 2, 3, 4, 5 6 सबस्टिट्यूट करने पड़ेंगे, आपको मिसिंग वेवलेंथ्स उस जगह मिल जाएंगे। 39 a beam of light wavelength 600 nanometer falls on a slit 1 mm wide, slit width दी गई है, डिफ्रैक्शन पैटर्न हो रहा है, स्क्रीन 2 मीटर अवे, स्क्रीन डिस्टेंस दी गई है, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज, यानी यू हैव टू फाइंड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सो हम जानते हैं कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है इट इज 2 लैम्डा d/d के बराबर, है ना, तो बस वैल्यूज पुट करने हैं। सो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2, व्हाट इज द वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, 600 × 10⁻⁹, व्हाट इज कैपिटल D, स्क्रीन डिस्टेंस 2 मीटर, है ना, 2 दिया गया है, स्मॉल d 1 mm यानी 1 × 10⁻³ के बराबर। सो बताइए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, ये बनेगा 2 2 4, 4 6 24, 24 इंटू 2 zeros खत्म हो गए, ये बनेगा 10⁻⁷, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻³ बनेगा, सो आपका आंसर जो आएगा इट विल बी 24 × 10⁻⁴,
यानी 2.4 मिलीमीटर है ना। सो 2.4 मिलीमीटर इज द करेक्ट आंसर। 40 आपको कॉलम मैच करना है, कौन सी वेव के क्या फायदे। इंफ्रारेड वेव्स टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन, ये तो पता ही है, इंफ्रारेड वेव्स मस्कुलर स्ट्रेन के लिए यूज होती है। रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होती है ना, रेडियो वेव्स हम यूज करते हैं ब्रॉडकास्टिंग, आपके पास एफएम चलता है, एएम चलता है, रेडियो वेव्स यूज होती है। एक्सरेज के लिए फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। अल्ट्रावायलेट रेज दीज आर एब्जॉर्ब्ड, यानी ये मैच को इधर उधर करना नहीं, सीधे सीधे आंसर है। सो ए का पी, बी का क्यू, ए का पी, बी का क्यू, सी का आर, यानी थर्ड ऑप्शन है, ए का पी, बी का क्यू, सी का आर, डी का एस। ठीक है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 41, आपको बताना है, मैच करना है फिर से। इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट एंड चार्ज एंड इट इज गॉस's लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इंटीग्रेशन बी डॉट डीएस इज 0, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है और a closed surface. So integration B dot ds is 0, it is Gauss's law in magnetism. E dot dl is minus d phi by dt, ठीक है, rate of change of flux gives the induced voltage, so it is Faraday's law, so it is Faraday's law P, और ये modified form है Ampere's circular law का, so it is R। तो बताइए A का S या तो ये है या तो ये है, B का Q तो सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है ना। C का P, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही है। 42, in Ganss's experiment the fringe width is beta if the entire arrangement is placed in a liquid of refractive index n, the fringe width becomes, fringe width पहले बीटा है, अब इसी apparatus को हम किसी पानी में डालते हैं, किसी मीडियम में डालते हैं, obviously fringe width will reduce by a factor of n, यानी fringe width होगी बीटा by n के बराबर। 43, two coherent sources of intensities I1 and I2 produce interference pattern. The maximum intensity in the interference pattern is root I1 plus root I2 का whole square। ये हमने theoretical question है, अभी हमने इसके questions किए इसके। 44, during the propagation of electromagnetic waves in a medium, energy density is double than that of magnetic energy। ये गलत है। हम जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होती है वही मैग्नेटिक फील्ड में भी होती है। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर सेम, सो एनर्जी डेंसिटी इज हाफ, ये भी गलत है। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, चौथा चेक करने की जरूरत है नहीं। Now the very last question of this session is theoretical question है, electromagnetic waves are transverse, हम ये जानते हैं electromagnetic wave transverse है, because transverse wave ही waves ही polarize होती है, so it is all because of polarization। so यहाँ पे आपके सारे questions खत्म हुए, तो मिलते हैं आगे, थैंक यू वेरी मच। आगे अगले सेशन में हम देखते हैं। अब आपके पास अब जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है, अब मुझे लगता है इसका अब लास्ट एग्जाम आपका होने वाला है, जिसमें आपको ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर शायद वो तीनों एक साथ मिला के हम, तो इसके बाद हमारा ये इसका आखिरी सेशन होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह, मेहनत करते रहे, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।